नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हमारे चैनल यानी रूबी हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। एक नए सीरीज रोमांचित और रहस्यमय भरी कहानी के साथ। आज की कहानी है वो लौट आया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वो दोनों घर से जा चुके थे। मन में एक तरह का अजीब डर सता रहा था कि आगे क्या होगा। साथ में दो बच्चे भी तो थे। ये मैंने क्या कर दिया, अब क्या करूं, कहीं कुछ हो ना जाए। ये सब सोचते हुए लखन बस नीचे अपने बीवी बच्चे के साथ उतरा और आगे बढ़ता गया। वो अपनी बीवी ललिता के घर पहुंच गया था, जहां सिर्फ ललिता की माँ अकेली रहती थी। वहां पहुंचकर लखन ने राहत की सांस ली और अपनी बीवी के कान में कुछ फुसफुसाया। अब रात हो चुकी थी। बच्चे खाना खाकर अपनी नानी के पास सो गए। ललिता और लखन अपने कमरे में सो रहे थे। इतने में ललिता के कान में कुछ आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा के उठी और बाहर निकलकर देखने लगी। उसके हाथ में एक नीले रंग का टॉर्च भी था। इतने में ललिता की चीख लखन के कानों में पड़ी। लखन बौखलाकर उठा तो देखा ललिता कमरे में नहीं थी, टॉर्च भी गायब थी और वो डर गया और बाहर भागा। बाहर सुनसान अंधेरा वीरान सा एक खंडहर था और उस खंडहर से थोड़ी दूर कब्रिस्तान था। वो अंदर गया और एक चांदी का ओम उठाकर लाया जो तांत्रिक द्वारा अभिमंत्रित था, और वो कब्रिस्तान पहुंच गया जहां उसकी पत्नी एक कब्र में खड़ी थी। उसका कमर से नीचे का शरीर कब्र के अंदर था और वो ऊपर का बाहर। आंखें बंद थी। लखन घबरा गया और उसने अपनी पत्नी को निकाला। वो बेहोश हो चुकी थी। काफी कुछ प्रयास के बाद भी होश में नहीं आ रही थी। फिर लखन ने वो ओम, जो कि चांदी का था, ललिता के माथे पर लगाया और रखते ही ललिता ने आंखें खोली और चिल्लाते हुए बोली, वो वापिस आ गया है। इतना सुनकर लखन तिलमिला गया और अतीत के अंधेरे में खो गया। 7 साल पहले लखन की शादी को कुछ ही दिन बचे थे। वो बहुत उत्तेजित था अपनी शादी को लेकर। उधर ललिता प्रीतम से प्यार करती थी, या यूं कहो अपनी जरूरत के लिए प्रीतम से प्यार का नाटक कर रही थी। लेकिन प्रीतम वास्तव में ललिता के प्यार में था और उसकी शादी को लेकर काफी परेशान था। प्रीतम ने कई बार ललिता से शादी करने को कहा, लेकिन ललिता ने ये कहकर टाल दिया कि वो शादी के बाद भी उसकी ही रहेगी। प्रीतम मायूस हो जाता क्योंकि वो ललिता को बेहद पसंद करता था। ललिता किसी और से शादी करे प्रीतम कभी चाहता नहीं था। इसलिए उसने अपने माता पिता से ललिता के परिवार वालों से बात करने के लिए कहा। जब ललिता के माँ बाप से बात हुई तो ललिता ने प्रीतम से शादी के लिए साफ मना कर दिया। जब प्रीतम के पिता ने प्रीतम से ये कहा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो भागता हुआ ललिता के पास आया। तो ललिता ने साफ साफ बता दिया कि किस तरह वो प्रीतम का इस्तेमाल कर रही थी। प्रीतम का शरीर पसीने में भीग गया और वो बहुत रोने गिड़गिड़ाने और अपने प्यार की भीख मांगने के बाद वहां से चला गया। इधर ललिता की शादी लखन के साथ कर दी गई। दोनों पति पत्नी शादी से बहुत खुश थे। दुखी था तो सिर्फ प्रीतम, जो एक तांत्रिक के पास जाकर खुद तांत्रिक बनने की कोशिशें करने लगा था और कुछ समय में सफल हो गया। जब प्रीतम तांत्रिक बनकर अपने प्यार के पास पहुंचा तो ललिता उसका खौफनाक रूप देखकर डर गई। प्रीतम अब वो पुराना प्रीतम नहीं रहा था जो वो बन चुका था। तांत्रिक प्रीतम, वो खौफनाक शरीर जिस पर काला लिबास, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, काला दाढ़ी, मूंछ वाला खौफनाक चेहरा जिसे देखकर कोई भी डर जाए। प्रीतम ने आते ही ललिता से साथ चलने को कहा, लेकिन ललिता ने मना करते हुए कहा कि वो मां बनने वाली है।
ललिता की बात सुनकर तांत्रिक पितम गुस्से से आग बबूला हो गया और ललिता को मारने झपटा। इतने में लगा लखन आ गया। ये नजारा देखकर हैरत में पड़ गया और पितम को रोकते हुए पूछा कि वो कौन है, मगर पितम जवाब देने के मूड में नहीं था और ललिता को धमकी देने लगा कि वह तांत्रिक काले जादू का मालिक है और तुझे और तेरे परिवार को जीने नहीं देगा। इतना कहकर पितम चला गया। पितम के जाने के बाद लखन ने ललिता से उसके बारे में पूछा तो ललिता ने अपना अतीत उससे छुपाकर बता दिया कि वो उसे नहीं जानती। तभी लखन के जहन में कई सवाल गोता लगाने लगे, लेकिन लखन को ललिता पर भरोसा था, इसलिए तांत्रिक को पागल समझ के उस घटना को भुला दिया। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अमावस की रात ललिता के पेट में तेज दर्द होने लगा। ललिता को ऐसे लगने लगा मानो किसी ने बहुत सारे खंजर एक साथ उसके पेट में घोंप दिए हों। रात का तकरीबन 1 बज रहा था। ललिता के कहराने की आवाज सुनकर लखन नींद से जागा और ललिता को तकलीफ में देखकर घबरा गया। और उसका घबराना भी लाजमी था क्योंकि ललिता के पूरे दिन नहीं हुए थे, वह 5 महीने ही पेट से थी। लखन ने ललिता का सांत्वना दिया किंतु खुद घबराया हुआ था और उधर तांत्रिक पितम अपनी काली शक्तियों को जागृत करके ललिता पर फूंक रहा था। इधर ललिता अपने पति की बाहों में दर्द से छटपटा रही थी। लखन समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है। वह उठा और अपनी माँ के कमरे की तरफ भागा और अपनी माँ को बुला के लाया। उसकी माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए लखन ने अस्पताल का रुख लेने का सोचा और एम्बुलेंस को कॉल कर दिया। इतने में लखन की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी जो तकरीबन 2:30 बज रही थी। एम्बुलेंस लगभग 30 मिनट में पहुंचने वाली थी। ललिता का दर्द जो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। ललिता की हालात गंभीर हो चुकी थी। इतने में एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सायरन सुनकर लखन के चेहरे से घबराहट के भाव कुछ कम हुए थे। ललिता अब एम्बुलेंस में थी और उधर पितम अपने काल जादू से अपना काम कर चुका था। लखन के घर से अस्पताल की दूरी 18 किलोमीटर की थी। अस्पताल पहुंचने से पहले ललिता का दर्द रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने ललिता के बच्चे को मृत करार दे दिया, लेकिन डॉक्टर बच्चे के मरने का कारण नहीं पता कर पाए। अब ललिता का गर्भपात हो चुका था। ललिता सही सलामत थी। लखन और उसकी माँ ललिता को घर लेकर आ गए, लेकिन काली शक्तियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों में लखन और ललिता पर दुखों का पहाड़ टूट गया। कभी उन्हें घर पर मरी हुई बिल्ली मिलती तो कभी परछाई पीछा करती दिखती। वो दोनों सदमे में थे। आखिर क्या हो रहा है? कितने साथ ये सब था? उनके साथ ये सब लखन की समझ से बाहर था, लेकिन ललिता अनजान नहीं थी। वो जानती थी अपना अगर रिश्ता टूटने के डर से वह नहीं कुछ कह पा रही थी। एक दिन लखन के घर पर पहुंच गया महात्मा भिक्षा मांगने आया और ललिता को देखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। कहने लगा, वो नहीं छोड़ेगा, तुम बाप नहीं बन सके थे जब तक वो है। ये सुनकर लखन घबरा गया और साधु से पूछने लगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। तब साधु ने लखन को काले जादू से अवगत कराया। अब लखन और ललिता की आंखें वो डरावनी काली शख्सियत नाचने लगी जो उन्हें कुछ समय पहले धमकी देके गया था, जो मोट का दूसरा नाम था तांत्रिक पितम। वो दोनों डरकर साधु के पैरों में गिर के उपाय पूछने लगे तो साधु ने एक ताबीज और एक चांदी का ओम काले जादू की काट करने के लिए अभिमंत्रित करके दिया और कहा कि जब तक ये ताबीज और ओम तुम्हारे
पास रहेगा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और वो महात्मा आशीर्वाद देकर चला गया। और इधर प्रीतम का हर काला प्रयास खाली जाने लगा। काला जादू असफल होने लगा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और निकल गया नई काली शक्तियों की तलाश में शमशान साधना करने। जब ललिता खुश थी, 5 साल गुजर गए। खुशी खुशी उनके 2 बच्चे भी हो गए, मगर ये खुशी के दिन कुछ ही दिनों के थे। इधर प्रीतम महातांत्रिक योगी बनकर वापस लौट गया। अब आगे क्या होगा? क्या अब कोई उनकी मदद करेगा? क्या होगा अब ललित के साथ? कैसे सामना करेगा लखन प्रीतम का? क्या होगा उनके बच्चों का? क्या प्रीतम अपने मकसद में कामयाब होगा? क्या होगा जब लखन को ललिता के अतीत का पता चलेगा? जानने के लिए हमारे साथ आगे बने रहें। और वो वापिस आने के बाद प्रीतम ने फिर शुरू किया वो खौफनाक मंजर, जिसे देखकर सबका दिल धड़क उठे। वह एक अजीब तरह के जानवर को बलि के लिए लाया और उसकी बलि लखन के घर के पीछे देने की योजना बनाने लगा। 2 दिन बाद अमावस थी। प्रीतम जानता था कि पूजा करके बलि देने से वो ताबीज बेकार हो जाएगा। इधर ललिता अपने बच्चे के साथ खुश थी। आज अमावस थी। लखन अपने छोटे बेटे के साथ घर की छत पर खेल रहा था। खेलते खेलते लखन को पता ही नहीं चला कब 1 बज गया। बच्चे से गया और उधर प्रीतम तांत्रिक अपनी योजना के अनुसार लखन के घर पहुंच गया और बलि की तैयारी करने लगा। प्रीतम ने जैसे ही मोमबत्ती जलाई, लखन ने उसे छत से देख लिया और पहचान गया। फिर क्या था, प्रीतम ने छत से ही एक बड़ा पत्थर धोखे से तांत्रिक प्रीतम के सिर पर दे मारा और वह वहीं ढेर हो गया। जब लखन ने देखा प्रीतम मर गया तो वह घबरा गया और उस तांत्रिक की लाश को पत्नी के साथ मिलकर अपने ही घर में दफन कर दिया और अपने घर में ताला लगाकर ललिता के घर बच्चों के साथ आ गया। वर्तमान इधर इतना सोच ही पाया कि बच्चों के कमरे से रोने की आवाज आई। लखन उठा और पूरी शक्ति से भागा बच्चों के पास। उधर देखा तो सब ठीक लग रहा था। लखन ने ललिता की माँ को जगाया और बच्चे से मिला। सब ठीक था, लेकिन ललिता की माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ही लखन को कुछ याद आया। वो डर से तिलमिला गया और वापिस अपनी पत्नी ललिता की तरफ भागा। ये क्या, ललिता अपने कमरे में नहीं दिख रही थी। अब तो लखन का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। दिमाग कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। ललिता के अतीत से अनजान लखन अपने पिता को याद करने लगा, जो एक तांत्रिक थे, जिन्हें उसके गांव से वालों ने शैतान कह के गांव से बाहर निकाल दिया था। लखन ने इतना सोच ही पाया कि उसे छत से कुछ आहट सुनाई दी। वह चौंक गया और डरते हुए ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला रह गया। उसके चेहरे पर असमंजस्य के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ऊपर ललित पीठ के बल छत से चिपकी हुई थी। बाल खुले, चेहरा सफेद, आंखें काली और आंखों की पुतलियां लाल। लखन हैरत में पड़ गया। इतने में ललिता की माँ और बच्चे भी आ गए, जिन्हें लखन ने बिना वक्त गवाए दूसरे कमरे में भेज दिया। अब सामने थे लखन और उसकी पत्नी ललिता। अब ललिता को उसकी पत्नी कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब वो शैतान में बदल चुकी थी। लखन कुछ सोच पाता इससे पहले ललिता हवा में छलांग लगाती हुई फर्श पर गिर गई और जोर जोर से शैतानी हंसी में हंसने लगी। लखन को समझते देर न लगी कि ललिता पर उसी शैतान का साया है, जिसे उसने 2 दिन पहले मार कर दफना दिया था। रात के करीब 3 बज रहे थे। लखन ने उस शैतान से कहा, तुम क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? शैतान उसकी बात सुनकर हंसा और एकदम से रुक गया और बोला, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? तेरी बीवी ने तुझे कुछ नहीं बताया?
तांत्रिक पितम ललिता के शरीर में से बात कर रहा था और पितम अपना अतीत सुनाने लगा, जो ललिता ने उसके साथ किया था। और अंत में खौफनाक डरावनी आवाज में हंसते हुए बोला, मैं इसे यानी ललिता को अपने साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। अब लखन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लखन को वो ओम याद आया और वो ताबीज जिसे उसने अपने बच्चे के हाथ में बांधा हुआ था। उसने बिना देरी करते हुए चांदी के ओम को हाथ में लिया और पितम को बाहर आने को कहा, मगर पितम कहा किसकी सुनता था, वह ललिता को चोट पहुंचाने में लगा हुआ था। लखन दौड़ा और धोखे से ललिता के गले में ओम बांध दिया। तिलमिला उठा शैतान और काले धुएं के रूप में ललिता के शरीर से बाहर आया और खिड़की के रास्ते से बाहर चला गया। लखन को लगा सब ठीक था, हो गया, लेकिन उस शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब सुबह होने को थी। ललिता बेहोश थी। ललिता की माँ और बच्चे भी ठीक थे। सुबह लखन ने ललिता की माँ को सब बताया। वो घबरा गई और गांव के पंडित को बुला लाई। पंडित ने पूरा मसला समझा और लखन को लेकर मंदिर के स्टोर रूम में गया, जहां बड़ी बड़ी तमाम प्रकार की प्राचीन किताबें रखी थी। पंडित ने एक मोटी किताब उठाई और उसे खोलकर कुछ पढ़ने लगा। करीब 1 घंटा पढ़ने के बाद पंडित ने लखन से कहा, तुम्हें वापिस वहीं जाना होगा जहां तुमने तांत्रिक का लाश को दफनाया है, और वह जाकर उस लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। तब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। परंतु ये काम करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वह एक तांत्रिक की आत्मा है जो प्रेत आत्मा बन गई है। उसे जलाना आसान नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें मानो मौत से लड़ना होगा। तुम्हें तैयारी करनी होगी। पंडित अपनी बात कहता गया और लखन एकटक ध्यान से सुन रहा था। अब लखन के पास एक रास्ता था अपनी समस्या के समाधान का। उसके मन में एक उम्मीद की किरण अपनी रोशनी बिखेर चुकी थी। लखन को डर भी लग रहा था कि जाने क्या होने वाला था। इतने में पंडित मंदिर के अंदर से एक पतली सी किताब लेकर आया जिसमें कुछ मंत्र लिखे थे और लखन को देते हुए कहा कि ये मेरा एक शिष्य तुम्हारे साथ मदद के लिए जाएगा। पंडित ने एक हट्ठे कट्ठे आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हरि ओम, तुम भी इसके साथ जाओगे। ललिता और बच्चों को मंदिर में छोड़कर हरि और लखन जाने लगे। पंडित ने ललिता को होश में लाया। अब लखन निकल चुका था मौत के सफर पर। करीब शाम हो चुकी थी। दोनों बस में थे। लखन और हरि करीब रात 8 बजे अपने गांव पहुंचे जहां लखन का घर था। लखन घर में गया, ताला खोला और सामने का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का नजारा मानो चीख चीख कर कह रहा था, वो लखन वापिस चला जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और सच में कमरे में कुछ था भी नहीं सिवाय एक खाली गड्ढे के, जिसमें लखन ने तांत्रिक की लाश को दफनाया था। मगर लाश तो रहस्यमय तरीके से गायब थी। कहाँ गया होगा तांत्रिक का मृत शरीर? कौन ले गया होगा? ताला तो लगा था। क्या कोई तांत्रिक की मदद कर रहा था? तभी लखन खाली कमरे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और अपने साथी पंडित से घबराते हुए कहता है कि अब क्या करे। अब वो पंडित सोचने लगा कि क्या करना है। इतने में पंडित को कुछ सूझता है और वो एक पीला नींबू निकाल के सिंदूर से अभिमंत्रित करके उस गड्ढे में रख देता है जिसमें तांत्रिक पितम की लाश को लखन ने दफनाया था। नींबू ने अपना कमाल दिखाया और हवा में तैरता हुआ जंगलों की तरफ जाने लगा। लखन और पंडित भी उसी ओर भागे। ये क्या, घने जंगल में एक उजाड़ घर था जहां अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। अजीब तरह के जानवर आवाज कर रहे थे, एक डरावनी आवाज। यह सब देखकर लखन घबराया, पर बीवी बच्चे याद आ गए।
इस मकान से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बड़ा हवन कर रहा हो। दोनों थोड़ा नजदीक गए। अंदर का नजारा देखकर दोनों बुरी तरह बौखला गए। अंदर वही प्रीतम की लाश मिट्टी से लथपथ पड़ी थी और उसके ठीक बगल में बैठा था एक अधेड़ तांत्रिक, जिसकी उम्र लगभग 45 या 50 होगी, जिसकी देखकर लखन के मुंह से फूट पड़ा, पिताजी? हाँ, वो तांत्रिक और कोई नहीं, लखन का बाप था, जिसको उसके गांव से गांव वालों ने शैतान कहकर भगा दिया था और वही साधना के लिए प्रीतम की लाश को निकाल कर लाया था। उन दोनों को देखकर तांत्रिक तिलमिला गया और कहने लगा कि तुम वही हो, जाने मेरे चेले का मारा है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। इतने में लखन ने फिर रोते हुए पुकारा, पिताजी मैं हूँ आपका लखन। इतना सुनते ही तांत्रिक की आंखों में आंसू आ गए और लखन को गले से लगाकर कहा, लखन मेरे बेटे, तू चिंता मत कर, इस प्रीतम के बच्चे से तो मैं निपटता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाकर प्रीतम की लाश पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ा और एक ही झटके में पूरी लाश जल गई और प्रीतम की आत्मा मृत्यु लोक को छोड़कर यमलोक सिधार गई। तो कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी भरी कहानी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास रोज ऐसी ऐसी रोमांचित कहानियां पहुंचते रहे। धन्यवाद।